तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए क्विज सेट को लेकर, जिसमें हमने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय को कवर किया है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि मछली पकड़ने वाली बिल्ली को आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति क्या बनाती है। विकल्प है ए है कि यह मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में परागण में योगदान देता है। विकल्प बी है कि यह सभी आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों में शीर्ष शिकारी है। विकल्प सी है कि यह विशेष रूप से जलीय पौधों पर निर्भर करता है। और विकल्प डी है कि यह आर्द्रभूमि स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो सही विकल्प इसका बताना है क्या होगा। तो असल में मछली पकड़ने वाली बिल्ली की बात करें, जिसे कि फिशिंग कैट कहा जाता है, तो यह आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। क्या ऐसा रीजन है जो इसे महत्वपूर्ण प्रजाति बनाती है, हमें बताना है। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि यह आर्द्रभूमि स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करता है, इसलिए। और ये जो फिशिंग कैट है, इसका वैज्ञानिक नाम प्रियोनेलुरस वेविरिनस है। इसके अलावा इसके अगर हम आवास की बात करें कि यह कहाँ पाया जाता है, तो यह आर्द्रभूमि, दलदल, मैंग्रोव और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा यह गोखुर झीलों, सरकंडे की क्यारियों और ज्वारीय खाड़ियों को पसंद करता है। और ये जो फिशिंग कैट हैं, असल में ये कुशल तैराक होती हैं और मछली पकड़ने के लिए गोती लगाती हैं। हालांकि ये जो शिकारी का काम है, ये रात्र में ही करती है। यह मछली, मेढक, क्रस्टेशियन और छोटे स्तनधारियों को भी खाता है। और प्रश्न नंबर 2 है कि कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है और यह किस लिए जाना जाता है। विकल्प है ओडिशा, ओलिव रिडले कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आवास। विकल्प बी, आंध्र प्रदेश एक समृद्ध मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। विकल्प सी है कि केरल विशाल मीठे पानी की झीलों का घर। या डी, तमिलनाडु घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में, जो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि समृद्ध मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि भस्मीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसमें अपशिष्ट का नियंत्रित दहन शामिल है। और कथन दूसरा है कि यह ऊष्मा या बिजली के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। और कथन 3 है कि यह गीले कचरे को कम करने में प्रभावी है। बताना है इनमें से कितने सही हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भस्मीकरण है, भस्मीकरण या इंसिनरेशन, तो इसमें होता क्या है कि ये जो अपशिष्ट है, इसका नियंत्रण करते हैं। दूसरा, ये ऊष्मा और बिजली के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये भी सत्य है। और कथन 3 जो है कि यह गीले कचरे को कम करने में प्रभावी है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। केवल 2 कथन, पहला और दूसरा कथन सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि नाइट्रेट संदूषण समन रणनीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या यूं कहें कि नाइट्रेट कंटेमिनेशन मिटिगेशन स्ट्रेटजी पर हमको इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि फसल चक्र और कवर फसल से नाइट्रेट निक्षालन कम होता है। दूसरा कथन है कि रिवर्स ऑस्मोसिस पेयजल से नाइट्रेट हटाने की एक प्रभावी विधि है। कथन 3 है कि निर्मित आर्द्रभूमि जल निकायों में नाइट्रेट के स्तर को बढ़ाती है। बताना है इनमें से कितने सही है। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन जो है कि नाइट्रेट संदूषण समन रणनीति में पहला जो कथन है कि फसल चक्र और कवर फसल से नाइट्रेट निक्षालन कम होता है, सत्य है। दूसरे कथन की बात करें कि रिवर्स ऑस्मोसिस पेयजल से नाइट्रेट हटाने की एक प्रभावी विधि है, तो ये भी सत्य है। और तीसरा कथन है कि निर्मित आर्द्रभूमि जल निकायों में नाइट्रेट के स्तर को बढ़ाती है, तो ये कथन गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। केवल 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा। और प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित में से मियावाकी तकनीकी के कौन से लाभ हैं। पहला, यह विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास बनाकर जैव विविधता का समर्थन करता है। और दूसरा कि यह कम होते भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण को बढ़ाता है। तीसरा कथन कि यह मृदा तैयारी प्रक्रिया के कार्बन फुटप्रिंट को काफ़ी हद तक कम कर देता है। बताना है इनमें से कितने गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो मियावाकी तकनीक जो है, तो
मियावाकी तकनीक की अगर हम बात करें तो सन 1970 के दशक में एक जापानी वनस्पति शास्त्री जिनका नाम था अकीरा मियावाकी, उनके द्वारा इस विधि को विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की नकल करके घने और तेजी से बढ़ने वाले वनों का निर्माण करना, और इसे पॉट प्लांटेशन विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या है कि पेड़ों और झाड़ियों को एक दूसरे के करीब लगाकर उनकी वृद्धि में तेजी लाई जाती है। और है ना, अब देखें इसका कि यह विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास बनाकर जैव विविधता का समर्थन करता है, तो ये कथन जो है सत्य है। और दूसरा कथन कि यह कम होते भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण को बढ़ाता है, तो ये कथन भी सत्य है। तीसरे कथन कि यह मृदा तैयारी प्रक्रिया के कार्बन फुटप्रिंट को काफ़ी हद तक कम कर देता है, तो ये गलत है। तो सही विकल्प है यहाँ पे ए, केवल एक, यानी कि सिर्फ तीसरा कथन गलत है। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 6 है कि बाघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बाघों को प्रमुख और छत्र प्रजाति दोनों माना जाता है, यानी कि फ्लैगशिप और अम्ब्रेला दोनों प्रजाति माना जाता है। दूसरा कथन है कि बाघों को IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा है कि महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बताना है इनमें से कितने गलत हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखेंगे यहाँ हम कि बाघों को प्रमुख और छत्र प्रजाति दोनों माना जाता है, तो ये सत्य है, क्योंकि क्या है कि इनको प्रजाति जो मुख्य प्रजाति तो है ही माना ही जाता है, साथ ही साथ इन्हें छत्र प्रजातियां भी माना जाता है, क्योंकि जो इनका संरक्षण है अप्रत्यक्ष रूप से एक ही आवास में रहने वाले वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि इन्हें बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। इसलिए जो कथन एक है वो सही है। और दूसरा कथन कि बाघों को IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील श्रेणी में रख सूचीबद्ध किया गया, तो गलत है। बाघ जिसे कि पैंथर टाइग्रिस कहा जाता है, इसे लुप्त प्राय के रूप में, तो दूसरा कथन है गलत है, क्योंकि क्या है जो बाघ है या पैंथर टाइग्रिस, इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, संवेदनशील नहीं। तो दूसरा कथन गलत है। और तीसरा कथन कि महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि जो बाघ टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व है, ये सबसे छोटे बाघ रिजर्वों में से एक है, जबकि जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन गलत है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि हुलॉक गिब्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हुलॉक गिब्बन सभी वानरों में सबसे बड़े और सबसे धीमे हैं। दूसरा, वे दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में निवास करते हैं। तीसरा कथन कि भारत में ये मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर ये सभी। तो ये जो हुलॉक गिब्बन है ये सभी वानरों में सबसे बड़े और सबसे धीमे हैं, ये गलत है ना, क्योंकि ये सबसे धीमे नहीं होते। असल में ये जो इनकी 20 प्रजातियां पाई जाती है हुलॉक गिब्बन की, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं, जो कि विशिष्ट व्यक्तित्व और मजबूत पारिवारिक बंधन वाले होते हैं। और इनकी जो 20 प्रजातियां हैं दुनिया भर में पाई जाती है, उनमें से एक है। तो पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा कि सबसे धीमे हैं। दूसरा कथन कि दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में निवास करते हैं, ये कथन सत्य है। तीसरा कि भारत में ये मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में ये पूर्वोत्तर में पाई जाती हैं। ठीक है, सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं, इसलिए नंबर 3 गलत हो जाएगा। मतलब लिखा है ना कि मुख्यतः पश्चिम भारत में पाए घाट में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण चीन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर 3 कथन गलत है। तो पहला और तीसरा कथन गलत है। तो और बताना है कि हमको सही कौन सा है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल 2।
अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि घास के मैदान और सवाना पृथ्वी के लगभग 10% भूभाग पर फैले हुए हैं। और दूसरा कथन है कि वुडी अतिक्रमण वह घटना है जहां सवाना और घास के मैदानों जैसे क्षेत्रों में वृक्षों का आवरण बढ़ जाता है। तीसरा कथन है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर गहरी जड़ों वाले काष्ठी पौधों की वृद्धि को मुख्य रूप से बाधित करता है। बताना है इनमें से कितने गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए, पहला कथन है कि घास के मैदान और सवाना पृथ्वी के लगभग 10% भूभाग पर फैले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 40% भूभाग पर फैले घास के मैदान और सवाना है, जो कि कई स्थानिक और संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है। तो पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन जो है कि वुडी अतिक्रमण वह घटना है जहां सवाना और घास के मैदान जैसे क्षेत्रों में वृक्षों का आवरण बढ़ जाता है, तो ये सही है। और तीसरा कथन कि जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर गहरी जड़ों वाले काष्ठी पौधों की वृद्धि को मुख्य रूप से बाधित करता है। ऐसा नहीं है, मतलब है ये कि जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्तर बढ़ जाता है, तो जो गहरी जड़ों वाले काष्ठी पौधे हैं इनकी वृद्धि जो है बढ़ जाती है। ये गलत है ना। तो यहाँ पे बताना है गलत कितने हैं। तो पहला और तीसरा गलत है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। केवल दो कथन गलत है, पहला और तीसरा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि H5N1 जूनोटिक है और जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। कथन 2 है कि H5N1 मनुष्यों के बीच आसानी से संचारित हो सकता है, जिससे व्यापक प्रकोप होता है। बताना है कि उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। विकल्प बी है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब बताना है कि इनमें से क्या सही है। तो देखिए, पहला कथन देखेंगे हम कि H5N1 जो कि जूनोटिक वायरस है और जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। तो ये सत्य है कि H5N1 जो है एक जूनोटिक वायरस है और जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। हालांकि इंसानों से इंसानों में इसका जो संक्रमण है वो दुर्लभ है, जिससे व्यापक प्रकोप जो है ऐसा हो नहीं सकता। तो मतलब ये असामान्य है। तो इसलिए यहाँ पे पहला कथन जो है सत्य है और दूसरा गलत है। तो सही विकल्प यहाँ जो है सी हो जाएगा कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो 10वां प्रश्न है कि कौन सी घटना बढ़ते समुद्री तापमान के कारण ध्रुवों की ओर उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रजातियों के प्रवास का वर्णन करती है या संचालन का वर्णन करती है। पहला है ध्रुवीय प्रवर्धन, महासागर निषेचन, उष्णकटिबंधीकरण या समुद्री गर्म लहरें। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी कि उष्णकटिबंधीकरण। ठीक है, तो साथियों ये था हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर आधारित क्विज सेट, जिसे हमने इनसाइट सन इंडिया से सभार लिया है। और इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।